बिहार में बहार है, नीतीश है, कुमार है, इस नारे के साथ सत्ता में आए सुशासन बाबू। सत्ता में अभी भी बने हुए हैं, बहार हो या ना हो, चाहे वो एनडीए के साथ जाएं, चाहे आरजेडी के साथ मिलकर फिर से महागठबंधन बनाएं, सत्ता में वो बरकरार हैं। लेकिन सत्ता में बरकरार रहते हुए वो बेकरार हैं। वो क्यों बेकरार हैं? क्योंकि उनको लगता है कि बिहार की उनकी कुर्सी तो थोड़ी डामाडोल हो ही सकती है, और केंद्र में अगर मोदी जी की एनडीए वाली सरकार लगातार फिर से भारी बहुमत के साथ 2024 में भी जीत जाती है तो नीतीश बाबू का क्या होगा। नीतीश बाबू के माथे पर तनी चिंता की ये लकीरें इतनी बड़ी हो गई कि वो जाकर हर राज्य में मदद मांगने लगे उन विपक्षी दलों से जो सब जानते हैं कि अलग अलग टुकड़ों में बंटकर वो कभी भी मोदी और भाजपा को नहीं हरा सकते। इसी कवायद में सिलसिला शुरू हुआ 2024 की तैयारी का। 24 दूर है, लगभग 1 साल दूर है, लेकिन तैयारियां इस तरह हो रही हैं जैसे 2 महीने बाद ही चुनाव हो। और इसी तैयारी के सिलसिले में 23 जून को पटना में विपक्षी एकता के लिए एक महाबैठक होने वाली है, और सबकी निगाहें इस महाबैठक पर है, इतनी ज्यादा कि इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका दौरा है, उसकी चर्चाएं हैं, और उन चर्चाओं के बीच में भी अगर किसी खबर ने जगह बनाई है तो वो है विपक्षी एकता। और इसीलिए इस खबर पर बात करने के लिए खबरों के खिलाड़ी के महारथी सुमित अवस्थी मेरे साथ है। सुमित, आपका स्वागत है। थैंक यू। आपने अपने शो में लगातार इस मुद्दे को उठाया सुमित, और अब जबकि 23 तारीख की यह महाबैठक, जिसको पहले कई अलग अलग तारीखों पर होना था, और बाद में एक जानकारी आई कि जो एक ठोस कारण बताया गया वो ये कि राहुल गांधी इस वक्त हिंदुस्तान में नहीं है और वो 23 को उपलब्ध होंगे और विपक्ष की इस बैठक का चेहरा होंगे। लेकिन जैसे जैसे तारीखें आगे खिसक रही है, इस विपक्षी एकता को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। जैसे पहले बात हो रही थी कि स्टालिन नहीं जुड़ेंगे, वो दिलचस्पी नहीं रखते। उसी के बीच में बात हुई कि उनके जो पिता हैं एम करुणानिधि, उनकी स्मृति में तमिलनाडु में पूरे व्यापक कार्यक्रम हो रहे हैं, और उन्हीं कार्यक्रमों की श्रृंखला में नीतीश कुमार को और तेजस्वी यादव को आमंत्रित किया गया। मतलब मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जाएंगे। केवल आमंत्रित नहीं किया गया था, वहां पर 2-3 ऐसे बड़े कार्यक्रम थे। एक पुस्तकालय था, एक संग्रहालय था, जिसका उद्घाटन नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के हाथों होना था। लेकिन अचानक से खबर आती है कि इस बैठक में नीतीश कुमार नहीं जाएंगे, और एक पूरा ड्रामा सा होता है। इस बैठक के लिए सुमित ऐसा तक हुआ कि हवाई अड्डे पर तेजस्वी यादव इंतजार करते रह गए और नीतीश नहीं पहुंचे, और अचानक पता चला कि वो नहीं जाएंगे और उनके मंत्री संजय झा जाएंगे। अब इस नहीं जाने को लेकर भी अटकलों का दौर शुरू हो गया है कि क्या विपक्षी एकता में अभी से दरार का सिलसिला शुरू हुआ है, या फिर स्टालिन आने ही वाले इसलिए, या फिर राहुल गांधी 23 को चूंकि पटना में होंगे इस वजह से तैयारी चल रही है। एक और बात सामने आई है कि जीतन राम मांझी इस वक्त दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं। क्या वो वाकई इतनी बड़ी चिंता का सबब है कि नीतीश कुमार का दौरा टल जाए? आपकी पूरी क्या राय है इस डेवलपमेंट को लेकर? जयदीप, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, क्योंकि 23 तारीख को बैठक होनी है, हम 20 तारीख को आज बात कर रहे हैं, सिर्फ 2 दिन का वक्त है। मेरी जानकारी जो है, मेरे जो सूत्र हैं पटना में, उनका ये कहना है कि नीतीश कुमार को जाना था चेन्नई स्टालिन साहब को इनवाइट करने के लिए, ये पहले से तय था। पर क्योंकि तैयारियां पूरी नहीं हुई हैं, क्योंकि बैठक को लेकर बहुत सी एजेंडा की जो चीज़ें हैं वो क्लियर करवाना नीतीश कुमार चाहते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जानते हैं कि दोबारा इस मजमे को इकट्ठा करना आसान काम नहीं होगा। तो उनको लगता है कि इस पहली बैठक में ही मतलब सब कुछ पा लिया जाए, जो भी एजेंडा को हमको एक राय बनानी है। मेरी जानकारी ये कहती है, मेरे सूत्र ये कहते हैं कि नीतीश कुमार तबीयत ठीक नहीं है औपचारिक तौर पर, इसलिए वो ट्रैवल भी नहीं करना चाहते हैं, और इस बहाने से वो 23 की तैयारियों का जायजा भी ले लेंगे और प्रिपरेशन भी कर लेंगे। ऐसी कहीं कोई खतरे की बात नहीं है कि 23 तारीख की बैठक में कोई विघ्न पैदा होगा, या स्टालिन नहीं आ रहे थे, या स्टालिन को मनाना जरूरी है। स्टालिन ने अपना रुख लगभग साफ कर दिया है कि वो खुलकर भाजपा के विरोध में है। ऐसी स्थिति में वो बीआरएस न बन जाएं, वो बीजेडी न बन जाएं, इसलिए उनको साथ रखना जरूरी था। उसी ईगो को आप कह लीजिए, उस अहम को क्लियर करने के लिए डिप्टी सीएम को और संजय झा, जो कि उनके बहुत करीबी हैं नीतीश कुमार के, आप मान लीजिए सरकार में नंबर 2 नंबर 3 की हैसियत रखते हैं, उनको वहां भेजा गया उस पार्टी में। कुल मिलाकर स्टालिन आएंगे, इसको चीज़ें क्लियर हो गई हैं। जो मुझे लगता है 23 तारीख को जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगा वो ये कि नीतीश कुमार आज जो तैयारी कर रहे हैं वो क्या तैयारियां कर रहे हैं, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो नीतीश कुमार 23 तारीख को इन नेताओं से करवा लेना चाहते हैं, उस तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि पहली बार होगा जयदीप कि जहां राहुल गांधी, ममता बनर्जी, शरद पवार, स्टालिन, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, अखिलेश यादव, ये सब लोग एक साथ बैठे होंगे। आपने बड़ी बात कही सुमित, और आपने जो ये कहा
कि तैयारियां जरूरी हैं, तो मुझे लगता है कि 23 तारीख आज तय नहीं हुई है। हम लगभग पिछले 2 हफ्ते से तो इसी पे बात कर रहे हैं। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि क्या वाकई ऐसा कुछ एन वक्त पर हो गया कि इतने समय से चल रही तैयारियों पर अधिक ध्यान देने के लिए खुद व्यक्तिगत रूप से नीतीश कुमार को, हालांकि ये पूरा कुनबा वही जोड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं और उनकी खुद की एक बड़ी चीज इसमें दांव पर लगी है कि हो सकता है कहीं ना कहीं वो इस पूरे विपक्षी गठबंधन का चेहरा तो बनेंगे ही, कहीं पीएम के उम्मीदवार भी आगे, हर एक की एक महत्वाकांक्षा होती है, रास्ता लंबा है पर धीरे धीरे करके उस पर चलना पड़ेगा। दूसरा, जो आपने कई सारे नाम लिए, उसमें 2 बड़े महत्वपूर्ण नामों को लेकर भी मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। पहला नाम है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी के बंगाल में पंचायत चुनावों को लेकर जो हिंसा हुई है, उसी को लेकर कांग्रेस और ममता बनर्जी की टीएमसी में तनातनी हो गई है। कांग्रेस के नेताओं ने इस हिंसा को लेकर खुलकर बयानबाजी की है और वहां से टीएमसी से जवाब ये आया है कि कांग्रेस पहले तो यह तय कर ले कि वो लेफ्ट के साथ रहना चाहते हैं या तृणमूल कांग्रेस के साथ। तो पहला इस पर सवाल, फिर मैं अगले चेहरे पर आऊंगा। तो पहले ममता बनर्जी वाले सवाल का जवाब जदीप दे देता हूँ। ममता बनर्जी को लेकर कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है बंगाल में, अधीर रंजन चौधरी साहब, वो बहुत वोकल हैं, जो कि लोकसभा के भी नेता हैं और उनकी पूरी की पूरी राजनीति शुरू से, जहां से वो बहरामपुर से सांसद बनते आए हैं, वो टीएमसी के विरोध पर ही वहां पे जीते रहे। तो वो कभी ये ममता के साथ अपने आप को एसोसिएट नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी अपनी लोकसभा सीट की बात है, ये वो उनकी मजबूरी भी है सियासत तौर पर अधीर बाबू की। इसीलिए मेरी जानकारी, आपको एक और जानकारी दे रहा हूं मैं इस बातचीत के जरिए। मेरी कांग्रेस के कुछ लोगों से आज सुबह ही बात हो रही थी, उनका ये कहना है कि बहुत जल्द बंगाल का प्रदेश अध्यक्ष बदला जा सकता है। तो कांग्रेस पार्टी ममता बनर्जी को संतुष्ट करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए एक नया प्रदेश अध्यक्ष पश्चिम बंगाल में नियुक्त कर सकती है। और इनफैक्ट 4-5 राज्यों के चेंज होने हैं, उसमें यूपी भी है, माफ करिएगा यूपी नहीं, उसमें तमिलनाडु भी है, उसमें पश्चिम बंगाल भी है और 3-4 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बदले जा रहे हैं, ताकि अलायंस को लेकर जो बड़ी पिक्चर राहुल गांधी चाहते हैं। जदीप, हमको नहीं भूलना चाहिए, अपने खबरों के खिलाड़ी कार्यक्रम में आदेश रावल आए थे करीब 2 हफ्ते पहले। कांग्रेस पार्टी बहुत करीब से कवर करते हैं, उन्होंने ये कहा था, मैं उन्हीं की बातों को कोट कर रहा हूं, मैं इस बात को इंपॉर्टेंट मानता हूं कि आदेश कनेक्टेड आदमी है और रिपोर्टर के इनपुट को हम हमेशा बिलीव करते हैं। बिल्कुल, उनका ये कहना था कि राहुल गांधी ने खुद फोन करके नीतीश कुमार को कहा कि मैं 11-12 जून की जो पहली रैली होनी थी कि मैं उपलब्ध नहीं हो पाऊंगा, मेरा पहले से विदेश दौरा है, तो आप आगे बढ़ा दीजिए। तो उनसे पूछा गया आप कब लौटेंगे, तो उन्होंने कहा 20 तारीख को लौट रहे हैं। तो आज राहुल गांधी लौट रहे हैं, इसीलिए उनकी कन्वीनियंस को देखते हुए 11 तारीख बढ़ा के 23 जून की गई कि रैली हम वहां करेंगे। सबको बाकी पार्टियां मान चुकी थी 11-12 को आने के लिए, उन सबको 23 तारीख को नीतीश कुमार ने मनवाया। और दूसरी बात जो राहुल गांधी ने की, जो आदेश रावल ने उस कार्यक्रम में बोली, वो ये कि राहुल गांधी चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर सब पार्टियां एक आ जाएं। कांग्रेस अपनी सीटें छोड़ने को भी तैयार है, कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज करने को भी तैयार है। अगर कांग्रेस उस लेवल पर सोच रही है कि किसी भी कीमत पर मोदी के अश्वमेध को रोकना है, मोदी की इस लोकप्रियता का मुकाबला करना है, तो हमको एक होना होगा। अगर राहुल गांधी उसी फॉर्मूले के साथ काम कर रहे हैं, विपक्षी एकता को लामबंद करने के लिए, एक साथ करने के लिए, तो मेरे ख्याल से हमको इंतजार करना चाहिए। 23 तारीख को कुछ बड़ी चीजें हो सकती हैं। बड़ी बात है आपने, और मैं उस शो में था, चूंकि आदेश रावल ने यह भी कहा था कि 450 ऐसी सीटें आइडेंटिफाई कर ली गई है, पहचान ली गई है, तलाश ली गई हैं, जिन पर सीधे सीधे भाजपा को टक्कर देने की तैयारी। और इन 450 सीटों पर अगर गठबंधन एकमत होकर अपना ही एक उम्मीदवार, 450 बहुत बड़ा नंबर है, 543 में से अगर 450 सीटों पर ये रणनीति, ये व्यू रचना हो रही है, तो इस व्यू रचना से बचने के लिए भाजपा को भी कोई अपने पास एक नुस्खा तैयार रखना होगा। लेकिन ममता बनर्जी की हमने बात की, और बहुत बड़ी बात हमारे इस शो में सुमित अवस्थी बता रहे हैं कि विपक्षी एकता की आवश्यकता को उस स्तर तक ले जाया गया है कि अपने कुछ प्रदेश अध्यक्षों को अगर बदलना पड़े, इस सामंजस्य को बरकरार रखने के लिए कि विपक्षी दलों में जो एकता है उसमें आपस में टकराव नहीं हो, सहयोगी दलों के हित न टकराएं, इसके लिए अगर कुछ चेहरे मोहरे बदलने पड़े, इधर उधर करने पड़े, उसके लिए भी पार्टियां तैयार है। खासतौर पर कांग्रेस जो सबसे बड़ी भूमिका इस विपक्षी एकता के मामले में निभाने वाली है, और राहुल गांधी खुद इसमें बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं। तो ये बड़ी बात हुई। दूसरे चेहरे पर मैं आता हूं, अरविंद केजरीवाल, वो भी इस विपक्षी घटक के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, बहुत बड़ी भूमिका वो भी निभाएंगे। उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं, उनके अपने राजनीतिक निहितार्थ हैं, और उन्होंने एक बड़ी शर्त तो ये रख दी है कि उनके लिए अभी सबसे बड़ा अध्यादेश जो है वो करो या मरो की स्थिति में है, और जो अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जवाब में केंद्र सरकार ला रही है, और वो चाहते हैं कि कैसे भी करके अध्यादेश पारित नहीं हो, क्योंकि इससे दिल्ली सरकार की शक्तियां क्षीण होती हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था कि ट्रांसफर, पोस्टिंग और इन सब मामलों में तो सरकार को ही अधिकार होनी चाहिए, क्योंकि चुनी हुई सरकार है, तो उसके हक की लड़ाई अब इस स्तर तक पहुंच गई है कि अध्यादेश अगर बन गया, कानून बन गया, तो कोर्ट भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो केजरीवाल उसको अपनी नाक का सवाल बना चुके हैं, और उसके लिए जी जान एक किए हैं। तो उन्होंने एक शर्त ये तो रख दी है कि कांग्रेस को उस अध्यादेश के लिए सपोर्ट करना। दूसरी बड़ी बात, जो सौरभ भारद्वाज की तरफ से एक बयान आया था कुछ दिनों पहले, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर पंजाब छोड़ दिया जाता है उनके लिए, तो फिर वो मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस के लिए सोच सकते हैं। तो
डीलिंग, शर्तबाजी, शर्तें लगना अभी से शुरू हो गया है। तो ये दूसरा, ममता बनर्जी की हमने बात की और आपने कहा कि वहां शायद समझौता हो जाएगा, क्योंकि अगर कांग्रेस एक कदम पीछे खींचती है तो फिर ममता बनर्जी भी अपनी हठधर्मिता छोड़ेंगी। लेकिन केजरीवाल के मामले में क्या होगा? देखिए जदीप, केजरीवाल साहब को प्रेडिक्ट करना कोई आसान काम नहीं, कि वो कब क्या कर देंगे मुझे नहीं पता। केजरीवाल साहब ने तुरुप का इक्का खेल दिया है। अब तक केजरीवाल साहब, जैसे नीतीश कुमार सभी नेताओं से मिल रहे हैं जा जाके इस विपक्षी एकता की बैठक को लेकर, वो मध्य प्रदेश के, माफ करिएगा, महाराष्ट्र गए, वो बीजू जनता दल के पास उड़ीसा गए, वो ममता बनर्जी के पास गए, वो अरविंद केजरीवाल के पास गए। ऐसे अरविंद केजरीवाल भी अध्यादेश के मामले पर समर्थन हासिल करने के लिए हर बड़े नेता के पास, मुख्यमंत्री के पास गए, हर विपक्ष जो बीजेपी का विरोधी है उसके पास जा रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल कांग्रेस पार्टी से मिलना चाहते हैं। उन्होंने औपचारिक तौर पर कहा था कि उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को मिलने का वक्त मांगा है, राहुल गांधी को वक्त मांगा है, लेकिन उनको वक्त नहीं मिला। वो शरद पवार से मिल लिए हैं, वो उद्धव ठाकरे से मिल लिए हैं, वो नीतीश कुमार से मिल लिए हैं। तो अरविंद केजरीवाल को लगता है कि भाई राहुल गांधी जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे, राज्यसभा में आज भी बीजेपी के पास बहुमत नहीं है। अगर सब विपक्षी पार्टियां एक हो जाती हैं तो बीजेपी निकल नहीं पाएगा। हाँ, बीजेपी के लिए बिल पास कराना आसान काम नहीं होगा। तो इस ऐसी परिस्थिति में अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस की मदद चाहिए। उनको चाहिए कांग्रेस उनका हाथ पकड़ ले, थाम ले, और कांग्रेस ने अब तक पत्ते नहीं खोले। हमारी जो बातचीत हो रही थी कांग्रेस के लोगों से, उनका यह कहना है कि शायद, मैं एक और आपको जानकारी दे रहा हूं, कि शायद कांग्रेस पार्टी जो इस लाइन पर विचार कर रही है कि अगर अरविंद केजरीवाल को अध्यादेश पर हमसे मदद चाहिए तो वो हमको अश्योर करें कि आने वाले वक्त में जो हिमाचल विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उनमें वो व्यवधान पैदा नहीं करेंगे, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो। राजस्थान में तो उन्होंने अपनी यूनिट को रिवाइव करने की बात भी कर दी है, वो जोर भी लगा रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी ये चाह रही है कि वो हमको अश्योर करें, क्या आपको हमको अध्यादेश पे मदद चाहिए विधान राज्यसभा के अंदर, तो आप हमको। उसी के जवाब में तो आया है, कांग्रेस ने जब एश्योरेंस मांगा तो उन्होंने कहा कि आप पंजाब छोड़ दो। ये वो उसके बाद देखा जाएगा ना, पहले वही बात है, जब आप दोस्ती करते हैं, समझौता करते हैं, तो दोनों को एक एक कदम पीछे लेना पड़ता है, दोनों को झुकना पड़ता है, चलते रहते हैं। हाँ, वरना तो अगर आप देखिए, पूरा खेल ही यही है, बीजेपी की स्ट्रेंथ भी यही है कि आप कितनी भी विपक्षी एकता की बात करो, कितनी भी बैठकें कर लो, कितनी भी फोटो आप कर लो, लेकिन जब निटी ग्रिटीज की बात आएगी, जब सीट बाय सीट की बात आएगी, तब दिक्कत ही पैदा होगा। आप ही ने कहा था पिछले एपिसोड में कि भाई कौन सी सीट कौन छोड़ देगा, कौन कहां पे कॉम्प्रोमाइज कर लेगा। तो ये सबसे बड़ा दिक्कत है। अगर अरविंद केजरीवाल शर्त थोप रहे हैं, जो कि मुझे उनकी आज की भाषा से लगा, जो आज उन्होंने एनआई पे मैंने उनकी वो बाइट देखी, अगर अरविंद केजरीवाल ने ये शर्त थोपी है कि कांग्रेस पार्टी हमको मदद का एश्योरेंस दे, या बाकी पार्टियां कांग्रेस पर दबाव डालें कि हमारे साथ खड़ी होगी, अगर वो शर्त लगाएंगे तो ये विपक्षी एकता का पहली दरार होगी। ये पहले काले बादल होंगे, पहले काले बादल होंगे जो कब बरस जाएंगे, कब गरज जाएंगे, कब इस खेल को बिगाड़ देंगे पता नहीं। लेकिन ये खेल बनेगा या बिगड़ेगा, इसके लिए बहुत लंबा रास्ता तय होना। और जो सुमित बात कह रहे थे, जिसकी हमने खबरों के खिलाड़ी में भी विस्तार से चर्चा की, क्योंकि मैंने ये देखा है कि कोई राजनीतिक जमीन अपनी तैयार करता है तो आसानी से नहीं छोड़ता। पार्टी छोड़ दी, जो उम्मीदवार नहीं छोड़ता। उसमें सुमित जो बड़ा मुद्दा है ना, उससे आगे का है। मान लीजिए पार्टी के स्तर पर समझौता हो गया, लेकिन उम्मीदवार नहीं माना। उम्मीदवार वहां का धाकड़ उम्मीदवार है, मजबूत उम्मीदवार है। मान लीजिए कांग्रेस फॉर एग्जाम्पल, कि वो कांग्रेस का उम्मीदवार था, उसकी बरसों की जमीन है, वहां पे विधायक है या नहीं है, लेकिन वो चाहता है उस विधानसभा से प्रतिनिधि करना। कांग्रेस ने कह दिया कि हमारा समझौता हो गया और तुम मत लड़ो, वो बागी हो जाएगा। तो केवल टेबल पे होने वाले समझौते से काम नहीं चलेगा, जमीन पे भी बहुत सारी तैयारी, क्योंकि उम्मीदवार अगर बागी हो गया तो आपकी ये सारी कवायद धरी रह जाएगी। बिल्कुल, सीटों का नुकसान ऐसे हुआ। बीजेपी के साथ क्या हुआ कर्नाटक में, यही हिमाचल में भी यही हुआ। हिमाचल के बागियों ने बीजेपी को बहुत दिक्कत दी, कर्नाटक के बागियों ने दिक्कत दी, और उसके आगे जो दल बदलू थे उनको जनता ने नहीं बख्शा। इन तीनों का मिलोजुला परिणाम है कि जो प्रेडिक्शन है पार्टियों का, वो फेल हो जाता है। एक मेरे दिमाग ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है कि ना, इसीलिए पार्टी का जो सीनियर लेवल है, जो सीनियर लीडर्स हैं, उनका दायित्व बढ़ जाता है कि कैसे वो ऐसे ताकतवर बाहुबली नेताओं को समझाएं, अपने साथ रखे। अगर राहुल गांधी ने कम्युनिकेशन के रास्ते खोले हैं कि ऐसे लोगों को मैं समझाऊंगा, मैं खुद आगे रहूंगा, क्योंकि राहुल, आप मान के देखिए, हमको ये परिस्थिति नहीं भूलनी चाहिए यदि राहुल गांधी आज ना सांसद हैं, वो डिस्क्वालीफाइड है, वो अगले 8 साल तक आज की डेट में चुनाव नहीं लड़ सकते। अगर राहुल गांधी के पास सबसे बड़ा मौका है अपने आप को त्याग की मूर्ति दिखाने का, कि भाई कांग्रेस पार्टी ने त्याग कर दिया, सबसे बड़ी पार्टी होकर भी हम प्रधानमंत्री की कुर्सी के पीछे नहीं है, कोई भी बन जाए, शरद पवार बन जाए, नीतीश कुमार बन जाए, ममता बनर्जी बन जाए, हम उसके साथ रहेंगे। अगर ये सोच के साथ राहुल गांधी चल रहे हैं और अप्रोच करते हैं कोहेसिवनेस का, आपस में जुड़ने का, तो एक कोशिश हो सकती है। अगर कांग्रेस पार्टी इस पूरे गठबंधन को लीड नहीं करेगी, जोड़ के नहीं रखेगी, लीड का मतलब नेतृत्व की बात नहीं कर रहा हूं, लीड का मतलब फेविकॉल का जोड़ने की बात कर रहा हूं, वो काम नहीं करेगी तो ये कभी भी बिखर सकता है, कभी भी बिखर सकता है। बहुत बड़ी बात। एक दिलचस्प सवाल मेरे जहन में घुमड़ता रहता है कि ममता बनर्जी और केजरीवाल जैसे नेता तो मुखर हैं और उनके कुछ अंतर्विरोध होते हैं तो सामने आ जाते हैं। आपको इस पूरे गठबंधन में ऐसा और कौन चेहरा लगता है जो एंड टाइम पर खेल बिगाड़ सकता है? देखिए,
मैं इनमें से कोई चेहरा नहीं है, लेकिन कि बाहर एक चेहरा है। कौन? अमित शाह। वो तो सत्ता। वो उनके पास जो तोड़ है, जोड़ है कि आप किस पार्टी को कब अपने साथ ले आएंगे। देखिए, आप एनडीए की बात कर रहे हैं, हम यूपीए गठबंधन की बात कर रहे हैं, विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं। जीतन राम मांझी के बेटे ने अचानक इस्तीफा दे दिया और अब पूरी खबर, और आज ही मिल भी रहे हैं दिल्ली में। हाँ, पूरी खबर है कि वो लोग शिफ्ट हो जाएंगे बीजेपी की तरफ। तो ये खेल बीजेपी के बड़े नेता जो हैं वो करना जानते हैं कि कैसे एकता में दरार डाली जाए। और ऐसे बहुत से नेता हैं इस पूरे गठबंधन में जो सिर्फ इसलिए एक हुए कि उनके ऊपर ईडी सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं। हाँ, ये सब असहज हैं, ये सब हाँ, मिला के जब मोदी और अमित शाह जब तक सरकार में रहेंगे तो सब असहज रहेंगे। इनकी जिंदगी उतनी आसान कभी नहीं रहेगी जितनी आसान ये चाहते हैं। इनके अगर कंफर्टेबल होना भी चाहेंगे तो इनको अनकंफर्टेबल किया जाएगा। ये इनकी राजनीति ने बता दिया है, जो सत्ता में दल है। आपने जो अमित शाह वाला इशारा किया वो दिलचस्प है कि भीतर से कोई हो ना हो, बाहर से किससे सावधान रहना है। और इसका एक बड़ा इशारा उस दिन हमारी बातचीत में पंकज शर्मा जी ने भी किया था। उन्होंने कहा था दावा करते हुए, अब हमें नहीं पता वो दावा कितना सच है झूठे, कि बाकायदा एक एजेंसी को इस बात का ठेका दे दिया गया है कि इस विपक्षी एकता की वजह से जो सीटों पर उम्मीदवारों के आगे पीछे होगी या समझौते हो जाएंगे, उनको बिगाड़ने का खेल किसी एजेंसी को बाकायदा सौंप दिया गया है। तो राजनीति में भाजपा की ओर से चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह का आपने चूंकि जिक्र किया, तो वो भी चुप नहीं बैठेंगे और इस विपक्षी एकता को वो बहुत ध्यान से देख रहे होंगे। इस विपक्षी एकता पर लगातार हमारी अमरउजाला.com की निगाह बनी है। खबरों के सारे खिलाड़ी जो लगातार खबरों के ही दुनिया में जीते हैं, खबरों को ही पेश करते हैं, खबरों को ही सूंघते हैं, खबरों को ही पढ़ते हैं, वो भी बात करते हैं। उस शो में भी आगे बात होगी, लेकिन आज इसलिए बातचीत कि एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ कि नीतीश कुमार को जाना था तमिलनाडु। अब उनके स्वास्थ्य का बहाना माने, विपक्षी एकता की जो महारैली उसकी तैयारी माने, इन सबको देखते हुए क्या 23 तारीख को तस्वीर बनेगी वो तो हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन एक आखिरी टिप्पणी सुमित, क्या लगता है, जितनी हम भी पत्रकार लोग खूब बातें करते हैं और जो भी डेवलपमेंट होता है उसमें से चकल्लस निकालने में भी हमको मजा आता है कि एयरपोर्ट पे ही नहीं पहुंचे, क्यों नहीं गए, बीमार है, नहीं है, क्या सचमुच ऐसी कोई शक्ति इस वक्त अगर हम माने सब तैयार हो सकती है इस देश में, जो उस विराट छवि को, जो क्योंकि विधानसभाओं में तो सब हरा चुके, वो देख चुके हैं, कर्नाटक में हार गए, हिमाचल में हार गए, इस वक्त भी राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में तो भाजपा की सरकार नहीं है, जो कि गढ़ रहा बड़ा भाजपा का एक समय में। क्या केंद्र में 303 सीटों के विशाल बहुमत पर बैठी इस एनडीए, मतलब जिसमें मुख्य तौर पर भाजपा की भूमिका है, उसको हराने का यही फार्मूला है? एक पत्रकार के रूप में आपने राजनीतिक कवरेज बहुत लंबा किया अपने जीवन में, कि कोई और ऐसा रास्ता हो सकता है जिससे जिस ऊंचाई पर इस वक्त जिस मकाम पर भाजपा बैठी है उसको हरा, केवल छोटे छोटे दल एक हो जाएं? ये तो पुराना फार्मूला, इंदिरा गांधी के खिलाफ लोग एक होते थे क्योंकि वो इतने ऊंचे मकाम पर बैठी थी कि सबको लगता था हम छोटे। और ये बहुत बेसिक फार्मूला है कि यार एक अकेला नहीं हरा सकता, सब मिलकर लड़ लो। और जब मिलने जाते हैं तो फिर सब शर्तें। और क्या आपको लगता है, क्या इसके अलावा ऐसी रणनीति हो सकती है जिसकी वजह से उस मकाम पर बैठे हुए व्यक्ति को भी कोई हरा सकता है? देखिए जदीप, आज की परिस्थिति में जब हम 2023 जून में बात कर रहे हैं, अब चुनाव में महज 7-8 महीने का वक्त बाकी है। अगले साल मार्च अप्रैल में चुनाव चल रहा होगा, इसी 8-9 महीने गैप के बाद। तो तैयारियों के लिए आप किसी पार्टी में इतने कम वक्त में इतनी बड़ी ताकत नहीं है कि वो देश भर की 543 सीटों पर अकेले लड़कर भाजपा को चुनौती दे सके। सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है बीजेपी के सामने। कांग्रेस वो काम कर सकती थी, पर कांग्रेस को जो अभी जो शक्ति मिली है इस विपक्षी एकता की, वो हिमाचल और कर्नाटक के बाद लगी। उनको लगा कि हमारे पास वो ताकत है, बीजेपी के खिलाफ कुछ जगहों पर माहौल, जब हमको सफलता मिल रही है माहौल बनाने में, तो हम इसका कैपिटलाइज नेशनल लेवल पर कर सकते हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार जो कर रहे हैं आज की डेट में कि सब नेताओं से मिल रहे हैं, विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, उसके पीछे कांग्रेस पार्टी की सोच भी है। भारत जोड़ो यात्रा एक राहुल गांधी का जो एक्सपेरिमेंट हुआ, जिसके बदले राहुल गांधी अपनी राजनीतिक छवि को सुधारने में, बदलने में काफ़ी हद तक कामयाब हुए, जैसे कि कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गज कहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त में कोई एक पार्टी बीजेपी का मुकाबला कर सके 303 सीटों का नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का, वो देश में नहीं है। एकता तो करनी ही पड़ेगी, और जब आप एकता करते हैं और वो भी जब 16-17 पार्टियां एक साथ बैठती हैं, तो आपको अपने ईगोज को, अपने अहम को, अपने टकराव को पीछे छोड़ना होगा। टकराव को टालने के लिए पूरी की पूरी कोशिश जो होगी वो इन्हीं दलों को करनी है। हमको ये नहीं भूलना चाहिए जयदीप कि 10 साल से बीजेपी का शासन है। पहले 282 सीटें आई, अब 303 सीटें आई, और अगर ऐसे ही आपस में लड़ते रहे विपक्षी दल तो वो 303 से 350 ना हो जाएं। क्योंकि हम जानते हैं कि राम मंदिर बन जाएगा जनवरी में, राम मंदिर के नाम पर बीजेपी वोट मांगेगी, वो सपने को दिखाएगी। G20 की सफल बैठक चल रही है, समान नागरिक संहिता की बातें शुरू हो गई है, यूसीसी पे इतनी चर्चा हो रही है। बिल्कुल, तो ये तमाम चीजें ऐसी जिससे बीजेपी को बड़ा समर्थन मिल सकता है। तो इसीलिए विपक्ष को एक होना बहुत जरूरी है। पर
विपक्ष एक रह पाएगा क्या, ये सबसे बड़ी चुनौती। अरविंद केजरीवाल के आज के तेवरों ने पहली बार मुझे ऐसा लिखने पर, ट्वीट करने पर मजबूर किया कि ये जो डीलिंग वीलिंग है कि भाई मेरी शर्त मानो तो मैं मानूंगा, अगर इस तरीके से लड़ाइयां हुई तो फिर बहुत मुश्किल है। लेकिन हम इसको इस तरीके से भी सोचे, मैं इसको आखिरी सवाल मान रहा, लेकिन आपकी बात से कि भाई कोई भी अपना स्वार्थ क्यों छोड़ देगा, थोड़ा छोड़ना पड़ेगा। जैसे राहुल गांधी ने कहा मैं कुछ सीटें छोड़ दूंगा, लेकिन आखिर वो अगर सब कुछ छोड़ देगा तो उसका तो अस्तित्व भी संकट में पड़ेगा। सब कुछ नहीं होगा। जैसे अब सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आप पंजाब दिल्ली भूल जाओ, तो ये नहीं हो सकता कि कांग्रेस पार्टी पंजाब और दिल्ली में चुनाव न लड़े। कांग्रेस पार्टी 1 साल पहले तक पंजाब में शासन कर रही थी, वो कैसे छोड़ देगी भाई? मतलब छोड़ देगी इसका मतलब आप अकाली दल को वहां खड़ा करने का मौका दे देंगे, बीजेपी को स्पेस दे देंगे। तो वहां पर 13 लोकसभा सीटें, मैं पंजाब की बात कर रहा हूं, तो ये कांग्रेस और आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग होगी कि आप 7 लड़िए, हम 6 लड़ें, आप 10 लड़िए, हम 3 लड़ें, व्हाटएवर इट इज। और शुरुआत शायद ऐसी होती कि आप पूरा छोड़ दो, फिर कहते नहीं पूरा तो नहीं छोड़ेंगे, फिर थोड़े पे नेगोशिएट होगा, ये भी तरीके होते हैं। तो ये सब राजनीतिक चालबाजियां हैं जो चल रही हैं। लक्ष्य एक है कि 2024 में सत्ता पर कौन बैठेगा। क्या 10 साल से बैठी हुई मोदी जी की सरकार जो है उसको किसी भी तरीके से हिलाया डुलाया जा सकता है? बहुत मुश्किल काम है, और इस मुश्किल काम को करने के लिए सारे दल एक हो रहे हैं। ये सारे दल एक होंगे, किस तरह से एक आगे लंबे समय तक रह पाएंगे ये नहीं पता, लेकिन इस सारे घटनाक्रम पर करीब से हम निगाह बनाए रखेंगे। आप लगातार देखते रहिए amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।